नमस्कार दोस्तों। 19 अक्टूबर को इजरायली एम्बेसडर ने एक अनाउंसमेंट किया कि 2021 जनवरी से इंडिया में इजराइल एक सेपरेट वाटर अटैचे खोलेगा, जिसका मकसद होगा वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इजराइल की बेस्ट प्रैक्टिसेस और मेथोडोलॉजीज को भारत के साथ शेयर करने का। वैसे इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है जिसका एरिया लगभग 22,500 स्क्वायर किलोमीटर है। इजराइल का लगभग 60% एरिया डेजर्ट है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल मैंगो और एवोकाडो जैसे फ्रेश प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर फील्ड में इजराइल का इंडिया के साथ रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है और इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि इजराइल से इंडिया ने एग्रीकल्चर फील्ड में क्या सीखा है और उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, और इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट फील्ड में भी इजराइल से इंडिया क्यों काफ़ी कुछ सीख सकता है। आपको हॉरर स्टोरी पसंद है? मैं आज आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता जो इतनी विकसित थी कि अगर वो लोग आज हमारे बीच में होते तो शायद हमारे गांव और शहरों को टाउन प्लानिंग की कंसल्टिंग फी ले रहे होते, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। और क्यों नहीं है, इस बारे में कई सारी थ्योरीज दी गई है, जिसमें से एक थ्योरी ने रिसेंटली ग्राउंड पकड़ना शुरू किया है, और वो यह कि जब तक उस सभ्यता के पास में पानी था सभ्यता विकसित होती रही, और जब 900 साल का अकाल पड़ा, पानी खत्म हो गया, सरस्वती नदी गायब हो गई, तो वह सभ्यता भी या तो विलुप्त हो गई या फिर वहां से निकलकर कहीं और फैल गई। तो यह सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? भारत के 2/3 डिस्ट्रिक्ट में पानी का स्तर काफी तेजी से गिर रहा है। 54% ऑफ द कंट्री इज फेसिंग हाई स्ट्रेस टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस, और अगर यही क्रम जारी रहा तो इस सदी के पहले पहले इंडिया वाटर सरप्लस कंट्री से वाटर स्केर्स कंट्री बन जाएगा। पानी भले ही लिक्विड हो, लेकिन हमारे जीवन का आधार है। अगर पानी नहीं तो सभ्यता भी नहीं, और अगर जल्द ही हमने इस बारे में कुछ ना किया तो इकबाल की वो पंक्ति, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, एक सपना बनकर रह जाएगी। और अगर इतना कुछ जानने के बाद भी आपके माथे पर पसीने की 2 बूंद ना छलकी, तो इसका मतलब यह है कि शायद आप बहुत ही हाई चिल्ड एसी में बैठे हुए हैं। इजराइल का यात्री फॉरेस्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा जंगल है जो इतनी गर्म और सूखी क्लाइमेट में भी डेवलप किया गया है। इजराइल का नेगेव डेजर्ट दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म और सूखी जगह में से एक है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर फार्मिंग होती है, यहाँ तक कि वहाँ पर बादाम और नींबू जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं। 2018 में इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के 10 साल पूरे हुए, जिसमें हरियाणा में चेरी टमाटोस की खेती और महाराष्ट्र में आम के बगीचों में प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट शामिल है। देश भर में 29 इजरायली सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें अब तक 1.5 लाख फार्मर्स को ट्रेन किया गया है इजरायली टेक्नोलॉजीज में। इजरायली टेक्नोलॉजी में शामिल है ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पौधों की जड़ों तक सीधा पानी दिया जाता है, या तो सतह से ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर जमीन के नीचे से यूजिंग पाइप्स एंड स्प्रिंकलर्स। इससे पानी की काफ़ी बचत होती है। अब एक नज़र डालते हैं इजरायली सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के परफॉर्मेंस पर। देश भर में 29 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं, जिसमें हरियाणा के करनाल में वेजिटेबल्स, महाराष्ट्र के दापोली में आम और नागपुर में सिट्रस फ्रूट्स, और राजस्थान के बासी में पोमेग्रेनेट की खेती करने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग और बी हाइव फार्मिंग के भी तरीके सिखाए जाते हैं कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में। इजराइल का यह दावा है कि हरियाणा के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खीरे, टमाटर और कैप्सिकम की खेती 5 से 10 गुना बढ़ गई, पानी की खपत 65% कम हो गई, और इसके साथ ही फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की खपत भी काफ़ी कम हो गई। इजराइल का दावा है कि दापोली वाले आम के बगीचे में 3 साल में 3 गुना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। वैसे इंडिया में जितनी भी टोटल कल्टिवेबल लैंड है, उसकी सिर्फ 41% लैंड में इरिगेशन होती है, और जितनी ज़मीन में माइक्रो इरिगेशन हो सकती है, जो कि इजराइल का फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी है, उसमें से सिर्फ 15% ज़मीन पर माइक्रो इरिगेशन अभी तक हो रही है। मतलब काफ़ी स्कोप है माइक्रो इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन को इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और गुजरात में माइक्रो इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये स्टेट्स वाटर स्केर्स हो चुके हैं। लेकिन बाकी जगह पर अभी भी माइक्रो इरिगेशन पूरी तरह से यूज़ नहीं किया जा रहा, क्योंकि वहाँ पर पानी फिर भी उपलब्ध है।
गुजरात के वद्राज सेंटर में सिर्फ 1 रुपए में पेस्ट और डिजीज फ्री सैपलिंग्स किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं और किसानों का यह कहना है कि इन सैपलिंग्स के कारण और इस सेंटर से मिले नॉलेज के कारण उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। चूँकि इन सैपलिंग्स में वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया जाता है, इसलिए पेस्टिसाइड्स भी काफ़ी कम यूज़ होने लगे हैं सब्जियों की खेती में, जिसके कारण सब्जियों की क्वालिटी बढ़ी है और सब्जियों में जो केमिकल्स का जहर यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के रूप में, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इसके साथ ही ना सिर्फ टमाटर बल्कि फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी खेती इस सेंटर के कारण वहाँ पर होने लगी है। सिर्फ इस सेंटर में 2.5 साल में 50,000 किसानों को मदद मिली है। इसके अलावा अब यूपी और एमपी में भी अलग तरह के अमरूद और काफ़ी अलग तरह के फल और सब्जियां उगाए जाने लगी है। काफ़ी एमबीए, सीएज और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी अपनी जॉब छोड़कर अब एग्रीकल्चर में शामिल हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में काफ़ी सारी केस स्टडीज़ दी गई है। अगर आप भी एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में जो सारी लिंक्स मैंने दी है उन्हें ज़रूर देखिएगा। 2019 में न्यूज़ क्लिक में पब्लिश हुए इस आर्टिकल में इजरायली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है। वैसे यह रिपोर्ट मेरे ख्याल से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट में कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट है कि जो ड्रिप इरिगेशन जो टेक्निक है वह काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है और भारत जैसे देश में जहां पर एवरेज किसान की लैंड होल्डिंग 0.6 हेक्टेयर्स है, ड्रिप इरिगेशन टेक्निक को यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी हद तक यह आरोप सही है। इस बात को इजराइल भी समझता है कि एक डेवलप कंट्री होने के नाते जिस टेक्निक को वह यूज़ कर सकता है, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में उस टेक्निक को उसी तरह से यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। वैसे 2018 में 5,000 करोड़ रुपए माइक्रो इरिगेशन के लिए सैंक्शन किए गए थे, लेकिन 2019 से उस कैपिटल को यूज़ किया जाना शुरू हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये कई किसानों ने भी माना है कि बिना कैपिटल सब्सिडी के माइक्रो इरिगेशन जैसी टेक्निक को यूज़ करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इजराइल भी इस बात को समझता है और इजराइल में काफ़ी रिसर्च की जा रही है कि किस तरह से माइक्रो इरिगेशन कॉस्ट को कम किया जाए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी उसका इस्तेमाल किया जा सके। इस आर्टिकल में यह भी आरोप लगाया गया कि कैनोपी मैनेजमेंट टेक्निक जिसे इजराइल अपनी स्पेशलिटी बताता है, भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आप दूरदर्शन के किसान चैनल को देखते हैं तो वहाँ पर आपको यह टेक्निक दिख सकती है। तो मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब महाराष्ट्र में आम के बगीचों की प्रोडक्टिविटी 3 गुना इजरायली टेक्नोलॉजी की यूज़ करने से बढ़ जाती है, तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल थी तो फिर किसानों ने उसका यूज़ आज तक क्यों नहीं किया था। यूज़ ऑफ रिसाइकिल वाटर इजराइल की वाटर मैनेजमेंट टेक्निक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस आर्टिकल में आरोप लगाया गया कि जिस तरह से रिसाइकिल वाटर को सॉल्ट के साथ मिला करके खेत में यूज़ किया जाता है, उससे लॉन्ग टर्म में खेत खराब हो जाते हैं। और मैंने अपनी रिसर्च में जब इस बात को वैलिडेट किया तो पाया कि यह आरोप सही है। यहाँ तक कि मार्च 2020 में इजराइल की एक वेबसाइट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें एनवायरमेंटल फिजिसिस्ट एलन बेनगाल ने यह एडमिट किया कि उनके खुद के खेत रिसाइकिल वाटर को सॉल्ट के साथ मिलाकर यूज़ करने से ख़राब हो गए हैं और वह इस दिशा में काम कर रहे हैं कि किस तरह से इसको रोका जाए ताकि रिसाइकिल वाटर को यूज़ करने के बाद भी भविष्य में खेत खराब ना हो। यूज़ ऑफ ड्रिप इरिगेशन इन क्रॉप्स, हालांकि इस आर्टिकल में इस बात को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मेरे ख्याल से जब बात इजरायली टेक्नोलॉजी की होती है तो उसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक यह भी है कि इजरायली टेक्नोलॉजी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्रॉप्स के लिए नहीं, जैसे कि वीट, राइस एक्सेट्रा। तो इस बारे में इजराइल ने ध्यान दिया है और 2016 या 2017 में यूएस में कैलिफोर्निया के साथ इजराइल ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसे अब राइस की खेती के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि धान की खेती में पानी कितना ज़्यादा लगता है? 1 किलो धान की खेती में 3,500 लीटर पानी लगता है और मैं खुद जानता हूं कि देश के कुछ हिस्सों में पानी की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ज़मीन से 250-300 फीट नीचे से मोटर पंप के जरिए पानी को खींच करके खेतों में सिंचाई की जाती है और उसके बावजूद फसल होती है धान की। मेरे ख्याल से ये पागलपन है और एक क्रिमिनल एक्ट है,
क्योंकि जो ये काम कर रहा है उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पानी की हालत ऑलरेडी इतनी ख़राब हो गई है तो उस पर से एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप, धान जैसी एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप को यूज़ करना ना सिर्फ पागलपन है बट ये मेरे ख्याल से ये एक क्रिमिनल एक्ट भी है। वैसे धान की खेती में भी ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करना पॉसिबल है। यह हमारे ही देश के एक इंसान ने करके दिखाया था और उसके इस प्रयास की काफ़ी सराहना भी की गई है। अगर हम किसी भी तरह से राइस जैसी कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग में ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करते हैं और उसको वायबल बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और इससे जो वाटर लेवल में इतनी गिरावट आई है उसे रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है। और अब बात करते हैं थोड़ी सी वाटर मैनेजमेंट के बारे में। वाटर मैनेजमेंट भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इजराइल के साथ काफ़ी कुछ किया जा सकता है। सिर्फ 2006 से लेकर 2015 तक इंडिया में पोल्यूटेड रिवर्स की संख्या डबल हो गई थी। 63% सूवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के पानी रिवर्स या फिर वाटर सोर्सेज में ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ऐसी हालत में इजराइल जो कि डिसैलिनेटेड वाटर और रिसाइकिल वाटर पर डिपेंडेंट है अपने वाटर सोर्स के लिए, उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यहाँ तक कि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछले दिनों वाटर की समस्या इतनी हद तक बढ़ गई कि यूपी गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ एक समझौता किया जिसमें 3 सूत्री सोल्यूशन पर काम किया जाएगा। वाटर कंजर्वेशन, वाटर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एग्रीकल्चर। बुंदेलखंड की समस्याओं को देखते हुए मेरे ख्याल से यह प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। पानी की समस्या एक बहुत विकराल समस्या बन चुकी है और 75% से ज़्यादा फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एग्रीकल्चर में पानी के यूज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर हम 20% पानी भी रिड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर में तो देश में जो पानी का स्तर इतनी तेज़ी से गिर रहा है उसमें काफ़ी राहत मिल सकती है। वैसे भी देश के कई हिस्से ऐसे हो चुके हैं जहां पर किसान पानी की कमी के कारण काफ़ी परेशान हैं और ऐसी हालत में ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक या फिर इजराइल ने जो अपने हॉट क्लाइमेट से एग्रीकल्चर करके जो सीखा है उससे भारत को काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि कुछ ऐसी एरियाज़ हो जहां पर इजराइल ने कुछ मिस्टेक्स की हो और उससे वह सीख रहा है, तो हम भी जब उस लर्निंग कर्व पर है, जब पानी का स्तर इतनी तेज़ी से गिर रहा है और इजराइल हमसे आगे है, तो हम इजराइल की सक्सेस और उसकी गलतियों दोनों से सीख सकते हैं ताकि भविष्य में वो गलतियां हम ना करें। और मुझे इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि इजराइल अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ साथ अपनी गलतियों को भी दुनिया के साथ में शेयर करना चाहता है ताकि पूरी दुनिया आने वाले जल संकट से एक साथ होकर मुकाबला कर सके। मैं चाहता हूं कि आप इस पानी की समस्या के बारे में सोचें। इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उससे इंडिया को जो फ़ायदा हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप पानी की समस्या के बारे में मेरी तरह परेशान हैं तो आपके लिए भी समझना ज़रूरी है कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम इस समस्या को पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आगे भी मेरे वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।